ये 12th कॉमर्स क्लास यूनिट 1 हमने कंप्लीट की है, जिसमें हमने 4 चैप्टर्स हैं यूनिट 1 के, एंड केस स्टडी वीडियो हैं वो भी देखना, और फिर देखना कि यस आपकी यूनिट 1 कैसे कंप्लीट होती है फटाक से। सो नाउ द यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं हम, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस यूनिट में से भी कुछ भी कटा नहीं हुआ। जब भी वीडियो आएगी नई वीडियो तो आपके पास पहले इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि कौन सा टॉपिक किस यूनिट में से रिलेटेड है। सो करते हैं स्टार्ट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है कि गाइडलाइंस, ठीक है। जब हम काम कर रहे हैं, मैनेजर का बिहेवियर कैसा है तो उसके लिए गाइडलाइंस बनाना, उनको वो बताना। अब काम हमने करना है तो कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए ना, जिनसे वो मैनेजमेंट काम कर सके। तो वो हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड कौन करता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स क्या हैं? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ये यूनिवर्सल है, मीन्स हर एक, चाहे नॉर्मल बिजनेस है तो वहाँ पे भी हम प्रिंसिपल्स का यूज़ कर सकते हैं। जर्नल गाइडलाइंस मीन्स कि ये हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, ये एक प्रेशर नहीं डालते कि यस आप क्या करो, ये फाइनल डिसीजन लेना है। ये जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप ऐसे प्रिंसिपल को फॉलो कर सकते हो और आपका फिर आगे ये पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। फॉर्म्ड बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये एक्सपेरिमेंट करता है, प्रैक्टिस पे बेस्ड है। कोई भी ऐसा प्रिंसिपल नहीं है जो एक बार आया चलो फटाफट से फॉलो कर दो। पहले वो प्रिंसिपल चेक होता है कि मैनेजमेंट में वो यूज़ हो भी सकता है या फिर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी। ये चेंजेस कर सकते हैं, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। मेनली बिहेवियरल, ये बिहेवियरल है, मीन्स ये कनेक्ट करता है कि मैनेजर का बिहेवियर कैसे है, उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स प्रैक्टिस में आते हैं। नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन काज एंड अफेक्ट। काज का मीन्स क्या होता है? इम्प्लीमेंट, ये प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट होंगे, एंड अफेक्ट, अफेक्ट मीन्स उसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, उसका आउटकम क्या आएगा। इन दोनों के बीच में रिलेशन बना के रखता है। कंटीजेंट, कंटीजेंट मीन्स फिक्स नहीं रहते, ऐसा नहीं है आपने बिजनेस सेटअप किया और एक ही बार सॉरी एक ही प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट कर दिया, आप चेंजेस भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या इसके फ़ायदे हैं? फर्स्ट इज़ द प्रोवाइड यूज़फुल इंसाइट टू मैनेजर। ये मैनेजर को एक विज़न प्रोवाइड करता है कि येस आप प्रिंसिपल्स का फॉलो करके कोई भी आगे फ्यूचर में मिस्टेक नहीं हो सकती। इसके ये फ़ायदे हैं एंड ये इसके नेगेटिव पॉइंट हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमेशा बताता है कि रिसोर्सेज कैसे यूज़ हो सकते हैं। अगर प्रॉपर प्लानिंग होगी, पहले ही प्रिंसिपल होगा, तो हम उस रिसोर्सेज को कम से कम यूज़ करके ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द साइंटिफिक डिसीजन। डिसीजन हम अच्छे से ले सकते हैं, मैनेजर प्रॉपर बैलेंस बना के डिसीजन ले सकता है। मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स। जब कोई भी हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, फ्लक्चुएशंस आती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी बिजनेस काम करता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जीएसटी की रेट चेंज हो रही है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज होगा, तो हम कौन सा नया प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये सब स्टडी किया जाता है। फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस इज एन पार्ट ऑफ सोसाइटी। अब सोसाइटी के तरीके से भी समझना कि कैसे हम काम कर सकते हैं, कैसे उनके रिसोर्सेज को पूरा कर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, एजुकेशन स्टडी किया जाता है कि यस ये प्रिंसिपल है और इस प्रिंसिपल को ऐसे फॉलो करना है। मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसका सिर्फ एक केस स्टडी आएगी, बहुत बड़े वाली, सीधा एक दो बड़े पैराग्राफ आएंगे, उसमें से सर्च करके लिखा होगा आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट गिवन बाय द फ्योल, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसकी केस स्टडी में हिस्ट्री भी आ सकती है कि इसकी बायोग्राफी कैसी है हेनरी फ्योल की। सो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये हमारा हेनरी फ्योल ने दिए हैं। इनकी बायोग्राफी आपको लर्न करनी है। ये फ्रेंच के थे, ठीक है, कोल माइन इंजीनियर की पोस्ट पर थे और इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया है। कौन सी बुक में? जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट,
ठीक है। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इन्होंने क्या एक बुक में दी है ये 14 प्रिंसिपल्स। इन्हें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी बोला जाता है। क्यों? बिकॉज इसके सारे प्रिंसिपल्स हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ये स्पेशल सिचुएशन में ही अराइज होंगे, नो, हर कोई इसको प्रिंसिपल्स को बड़े अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकता है, ठीक है। इन्होंने बात की है प्रिंसिपल और एलिमेंट के बारे में। इन्होंने कहा है कि जो प्रिंसिपल होते हैं वो फंडामेंटली ट्रू होते हैं, वो कोज और अफेक्ट के बीच में रिलेशन बताते हैं कि हाँ भाई ये इसका रीज़न है और ये इसका रिजल्ट आएगा। अब मैनेजमेंट किस तरीके से काम करती है वो हो जाता है एलिमेंट, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ये दो बातें और बोलते हैं कि शुड नॉट बी सो लॉन्ग, इतने बड़े नहीं होने चाहिए प्रिंसिपल कि वो जो मैनेजर है उसको स्टडी करके बोर हो जाए, वो जस्ट उसको रीड करे, सजेस्टिव होने चाहिए। फिर मैनेजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल, बार बार चेंजेस हो सकें, ऐसा नहीं है एक ही प्रिंसिपल बनाया और हम उसको चेंज ही ना कर सकते हो, ठीक है। सो अब आते हैं सीधा अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर। फर्स्ट इज़ द डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क क्या मतलब क्या है? अब इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो हम ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे एक्टिविटीज़ में। जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे? परचेज डिपार्टमेंट। हमने उसको रॉ मटेरियल को बनाना है मशीन में, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो जब हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन के काम को अच्छे से एक्टिविटीज़ डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज़ द डिवीज़न ऑफ वर्क। इसका एक ही बेनिफिट होता है, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। हर एक काम में एक्सपर्ट हो जाएगा, काम में एक्सपर्ट होगा तो वो कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकेगा, तो बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन यहाँ पे मिलता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स एक एक ही हम मेन कॉमन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें सिर्फ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट आपको वही लर्न करने हैं। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर, कि जब हम किसी को काम करने के लिए पावर दे देते हैं वो होती है अथॉरिटी। अथॉरिटी मूव करती है टॉप टू बॉटम, मींस टॉप लेवल मिडल लेवल को देता है, फिर मिडल लेवल आगे नीचे लोअर लेवल को देता है। अथॉरिटी कांट बी डेलीगेटेड, आपने जिसको अथॉरिटी दी है, पावर दी है, वही आंसर देगा। नेक्स्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि जिसने पावर दी है अब वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उस काम को करने के लिए, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। और ये मूव कैसे करता है? बॉटम टू टॉप, मीन्स मिडल लेवल, लोअर लेवल से मिडल लेवल एंड देन द टॉप लेवल। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कांट बी डेलीगेटेड, ये डेलीगेट नहीं होती है, ठीक है। आपने जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वही आंसर देगा। ध्यान रखना, अथॉरिटी डेलीगेट होती है, ठीक है, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने नो कह दिया था। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कांट बी डेलीगेटेड, क्लियर। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मीन्स होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। एक सीधी केस स्टडी आती है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आइडेंटिफाई करो प्रिंसिपल को, वो हमारा है डिसिप्लिन। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स कि जो सुपीरियर हैं, सबॉर्डिनेट हैं उनके, वो एक ही सुपीरियर या एक ही हेड से ऑर्डर लेंगे, ज़्यादा से वो ऑर्डर नहीं ले सकते, वो होता है यूनिटी ऑफ कमांड। एग्जाम्पल देखो कि जैसे मैनेजर 1 है, उसके सबॉर्डिनेट हैं सबॉर्डिनेट 1 एंड 2। नेक्स्ट इज मैनेजर 2। अब मैनेजर 2 भी सबॉर्डिनेट 1 एंड 2 को ऑर्डर दे रहा है, तो ये हमारी गलत अप्रोच है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक ही सबॉर्डिनेट, एक ही ऑर्डर हेड से लेना है। नेक्स्ट इज द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मीन्स क्या होता है? जहाँ पे एक ही बात होती है, एक ही हेड होना चाहिए, मीन्स एक ही टॉप लेवल होना चाहिए, एक ही प्लान, मीन्स ओवरऑल एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और वो सारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ हों, मीन्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स हों, चाहे वो मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, जैसे भी काम करें, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो इसका डिफरेंस है, यूनिटी ऑफ कमांड क्या करता है? डुअल सबॉर्डिनेशन को रोकता है, बिकॉज यहाँ पे एक पर्सन एक के अंडर काम करेगा, और लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में वो क्या करता है? जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वेस्टफुल उसको कम करेगा। आपको पता है ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, तो जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होंगी उनको हम रोक सकते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड इंडिविजुअल एम्प्लॉय पे इफेक्ट डालता है कि यस ये आपका हेड है तो इफेक्ट ही सिर्फ एक ही एम्प्लॉय पे डालेगा, लेकिन वो ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन पे, वहाँ ऑब्जेक्टिव की बात की जाती है, और ऑब्जेक्टिव कौन सा आता है? ऑर्गेनाइजेशन का आता है।
नेक्स्ट इज द सबॉर्डिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम सिर्फ एम्प्लॉयज़ का ऑब्जेक्टिव नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। हम अब जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू यूअर टारगेट। अपना टारगेट कंप्लीट होगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन टारगेट है वो भी ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ द रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को अच्छा खासा रेम्यूनरेशन देना चाहिए कि जिससे उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कंप्लीट अच्छे से हो सके। उनको एक फेयर रेम्यूनरेशन हो, दोनों को इक्वल पे देनी, ठीक है, जितना उनका काम है। सेंट्रलाइजेशन एंड द डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन होता है जब लीडर या जब मैनेजर अपने हाथ में ही सारी पावर रखे, ठीक है, सारा काम भी कैसे करना है, कौन सी मशीन से करना है, कितने टाइम में कंप्लीट करना है, कौन से मेथड से करना है, ऑल अथॉरिटी आर गिवन नॉट गिवन बाय द मैनेजर, सारी अपने हैंड में रखेगा, वो होगा सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन होता है काम करने की अथॉरिटी दे देता है सबॉर्डिनेट्स को, लेकिन मेन डिसीजन कौन लेगा, लीडर लेगा। नेक्स्ट इज द स्केलर चैन। स्केलर चैन मीन्स फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी। हम ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही नहीं कांटेक्ट कर सकते किसी के साथ, टॉप लेवल मिडिल लेवल के साथ करता है, मिडिल लेवल लोअर लेवल के साथ करता है, तो एक फॉर्मल लाइन बनी होती है अथॉरिटी की जिसके साथ हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो है स्केलर चैन। आप इसको देखो डायग्राम में, स्केलर चैन ए, मान लो ए एफ को कांटेक्ट करना है पी के साथ, तो सीधा नहीं करेगा, पहले एफ जाएगा ई के पास, फिर डी, देन सी, बी, ए, एंड देन मूव करेगा ए टू एल, एल टू एम, एम टू एन, एन टू ओ, देन पी, तो ये सीधा जा रहा है। तो ये क्या है, हमारा स्केलर चैन है। इसी का एक्सेप्शन आता है गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक क्या होता है, अब यहाँ पे हम फॉर्मल लाइन नहीं ले रहे, जब हम एफ से सीधा पी पे कांटेक्ट कर रहे हैं वो हो जाएगा हमारा गैंग प्लैंक। नेक्स्ट इज द ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स क्या, अब यहाँ पे ऑर्डर का मतलब वो नहीं है ऑर्डर देना किसी को, ये ऑर्डर का मतलब यहाँ पे क्या है, राइट जॉब, राइट थिंग, राइट प्लेस। इसको ध्यान से देखो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में दो ऑर्डर होते हैं, मटेरियल ऑर्डर एंड द सोशल ऑर्डर। फर्स्ट इज़ द मटेरियल ऑर्डर, मीन्स द फिजिकल रिसोर्सेज अच्छे होने चाहिए, ठीक है, मीन्स एक ऐसा प्लेस होना चाहिए जहाँ पे आपको सही जगह मिल जाए, a proper place for everything. And second is the social order. Social order means the human being, ठीक है, a place for everyone, सभी के लिए एक जगह हो, and everyone is the appointed place, और सब जगह के लिए एक परफेक्ट पर्सन होना चाहिए, मीन्स एम्प्लॉय होना चाहिए। नेक्स्ट इज द इक्विटी। इक्विटी मीन्स इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे सबॉर्डिनेट्स को सबको इक्वल समझना चाहिए, जिससे वो देखो, अगर एम्प्लॉयज़ अच्छे से हम ट्रीट करेंगे उनको काम से रिगार्डिंग, तो वो अपना 100% देंगे, डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, बिकॉज एम्प्लॉयज़ आर द की ऑफ सक्सेस। अगर एम्प्लॉयज़ ही नहीं होंगे तो वो काम कैसे होगा, क्लियर। तो एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रीट करें, सभी को इक्वल करें, जो जिसका लेवल है उन्हीं के अकॉर्डिंग ही ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा पुराना एम्प्लॉयज़ होगा उतनी ही ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग रन तक चलती है, तो स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन की मजबूती बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट इज़ द इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स कि अब एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेशन का राइट देना चाहिए। कोई भी अब मीटिंग रख रहे हो, कैसे भी कोई भी पार्टी रख रहे हो, कुछ भी रख रहे हो, तो उनको पार्टिसिपेट करवाना चाहिए कि यस आप आओ, आप बताओ कि ये मेरा प्लान है। जैसे मैनेजर ने कोई प्लान बताया, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने से पहले आइडियाज़ मैनेजर अपने पास रखता है, फिर मैनेजर मीटिंग में कहते हैं कि यस ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, आप मुझे बताओ कि इस ऑब्जेक्टिव को रखने से मुझे फ़ायदा भी होगा नहीं होगा। इससे क्या होगा, जो यंग माइंड होते हैं वो फटाफट से सर्च करेंगे, वो प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करेंगे कि येस ये ऑब्जेक्टिव हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल भी है या फिर नहीं है। नेक्स्ट इज़ द एस्पिरिट द कॉप। एस्पिरिट द कॉप मीन्स क्या है, डेडिकेशन ऑफ स्पिरिट पावर, कि यहाँ पर हम टीम स्पिरिट की बात करें। मैनेजर कहता है कि आई विल डू, नो, हम मैनेजर को बोलना चाहिए वी विल डू। इससे क्या होगा कि प्रॉपर टीम स्पिरिट बनी रहेगी, क्लियर। सो आपके ये 14 प्रिंसिपल्स कंप्लीट हो चुके हैं, अच्छे से स्टडी करो। इफ़ एनी डाउट देन मैसेज मी। थैंक यू।